Hi nurses, I'm Navkiran this side, your mentor for NCLEX RN and many other entrance exam in nursing. बहुत बारी हमें बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं फ्रॉम ईएनटी चैप्टर, लेकिन ईएनटी की डिसीज कंडीशंस हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक के आई और ईयर की कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी को अंडरस्टैंड न कर ले। ये आई की एनाटॉमी कई कई स्टूडेंट्स को इतनी डिफिकल्ट लगती है कि बीएससी नर्सिंग के 4 साल निकल जाने के बाद तक भी आपको आई की एनाटॉमी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं होता। आज बहुत ही सिंपल वे में हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको आई की एनाटॉमी के बारे में बताऊंगी, और मेरा पूरा ऐसा यकीन है कि इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी आई की एनाटॉमी समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ, इस लेक्चर में हम उतनी गहराई तक एनाटॉमी पढ़ेंगे जितनी गहराई तक नर्सेस को पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड वेरियस डिसीज कंडीशंस। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर तो करना ही है इसको, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। व्यूज बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी टू मेक मोर हेल्पफुल वीडियोस लाइक दिस। तो चलिए आज की वीडियो है डेडिकेटेड टू द आई। आई हमारा पूरी बॉडी का सबसे डेलिकेट ऑर्गन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस। बेसिकली एक पंजाबी में बोलते हैं अखा गईयां जहान गया। अगर आंखें चली गई तो आप दुनिया में कुछ भी नहीं देख पाएंगे। दिस इंडिकेट्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस स्ट्रक्चर इज। एक जो आई बॉल होती है वो 1 इंच इन डायमीटर हो सकती है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, और एंटेरियरली ये लोकेटेड होती है। और बेसिकली ये जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है ना, ये प्राइमरली आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि अगर कोई डायरेक्ट ब्लो और ट्रॉमा आता है तो ये जो ऑर्बिटल एरिया होता है ये आई को प्रोटेक्ट करता है। अब हम आई की पर्टिकुलर एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो जो आई है हमारी, उसकी प्राइमरली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल लेयर होती है, फिर हमारे पास मिडल लेयर होगी, और फिर हम इंटरनल लेयर की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल लेयर ऑफ द आई की बात करते हैं। आई जो है ना, इसकी अगर एक्सटर्नल लेयर हम देखें तो व्हाइट पार्ट जो है आई का, उसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। ये जो स्क्लेरा है ये एक फाइब्रस कोट है जो कि आई को शेप देने में हेल्प करता है। अगर ये फाइब्रस और थिक नहीं होगा तो आई की जो राउंड शेप है वो नहीं हो सकती। अब स्क्लेरा को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बाहर से शाइनी होता है। एक्चुअली स्क्लेरा के बाहर एक तरह की फिल्म और कोटिंग होती है जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। तो ये जो कॉर्निया है, दिस कॉर्निया इज प्रेजेंट ओवर द स्क्लेरा एंड दैट इज व्हाई इट इज शाइनी इन अपीयरेंस। अब कॉर्निया और स्क्लेरा दोनों मिला के एक्सटर्नल लेयर ऑफ द आई बनाते हैं, और मेजर फंक्शन है आई को शेप देना और इसको प्रोटेक्ट करना। अब दूसरी जो लेयर हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, दैट इज अ मिडल लेयर। अब मिडल लेयर जो होती है उसको यूवियल ट्रैक्ट बोला जाता है, और इसमें 2-3 पार्ट्स इसके होते हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कोरोइड। ये एक ब्राउन कलर की मेम्ब्रेन होती है। ये इसलिए ब्राउन कलर की होती है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई काफी रिच होती है, और ये सैंडविच्ड होती है बिटवीन द स्क्लेरा जो कि आउटसाइड में है और बिटवीन द रेटिना जो कि इसके नीचे है। तो मिडल वाली लेयर कौन सी होगी? कोरोइड। क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई अच्छी होती है तो ये नीचे की लेयर रेटिना को भी ब्लड सप्लाई जाती है। अब इसके साथ साथ जो 2 और पार्ट हैं यूवियल ट्रैक के, जो कि हम लोग मिडल लेयर को बोलते हैं, वो है एक तो सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी वो पार्ट होती है आई का जो कि लेंस को होल्ड करके रखती है, और एक आइरिस जो आप ये ब्लैक पार्ट देख रहे हो ना आई का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मसल्स का एक बंडल है पूरे का पूरा, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। आइरिस का कोई भी कलर हो सकता है। कई लोगों का आइरिस जो है वो ग्रीन कलर का होता है, कई लोगों का ब्राउन कलर का होता है, कईयों का ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो एरिया है आई का, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। तो ये आइरिस हो गया, सिलियरी बॉडी हो गई और कोरोइड हो गया। ये तीनों ही हमारी यूवियल ट्रैक का पार्ट है, और यूवियल ट्रैक किसको बोलते हैं? मिडल लेयर ऑफ द आई। अब ऐसा है कि जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं जो कि इसी का पार्ट है यूवियल ट्रैक का, ऐसा माना जाता है कि ये सिलियरी मसल्स ही एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करती हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो आई है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो लेंस के पहले पहले वाला जो एरिया है उसको हम लोग एंटेरियर चैम्बर बोलते हैं। लेंस के पीछे वाला जो एरिया है उसको हम पोस्टेरियर चैम्बर बोलते हैं। अब जो हमारे पास एंटेरियर चैम्बर होता है उसमें एक तरह का फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। अब ये जो एक्वस ह्यूमर है ये सिलियरी मसल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। इस एक्वस ह्यूमर की वजह से ही इंट्रा ऑकुलर प्रेशर ऑफ द आई मेंटेन रहता है, और जो आई की सामने से आपको राउंड शेप दिख रही है वो इसी की वजह से होती है। एक्वस ह्यूमर का एक एक्यूरेट प्रेशर होना बहुत जरूरी होता है।
तो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है फ्रॉम 10 to 21 mm ऑफ Hg। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जैसे ही हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर मोर देन 21 mm ऑफ Hg होता है तो हमारे लेंस को और रेटिना को डैमेज होना शुरू हो सकता है, और इस कंडीशन को हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं काला मोतिया। तो काला मोतिया क्या होता है? जब आपका इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सिग्निफिकेंस होता है इंट्राओकुलर प्रेशर की वैल्यू को याद रखने का। जब हमारा लेंस अपनी शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, वो किसकी वजह से चेंज हो रही है? सीलियरी मसल्स की वजह से, जो कि मिडल लेयर ऑफ द आई का पार्ट है। अब इसके साथ साथ ना एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप ध्यान से आँख की तरफ देखें तो आइरिस मसल्स के बीचों बीच एक एरिया आता है जो कि ओपन होता है, जहां पे कोई भी मसल्स नहीं होती हैं। इस राउंड एरिया जो कि डार्क होता है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग मस्कुलर एरिया, इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। अब प्यूपिल जो है ये एक ओपन एरिया है जहां से लाइट आपकी आंख में एंटर करती है। प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट या डायलेट हो सकता है। अब जैसे ये आइरिस है, आपकी जो मसल्स हैं चारों तरफ से कवर कर रही हैं आई को, आई बॉल को, जो आपका ब्लैक वाला एरिया है, और बीच में ओपन एरिया है प्यूपिल। अगर तो ये आइरिस मसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो आपका प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, डायलेटेड हो जाएगा। अगर ये डायलेट हो जाती है, लंबी हो जाती है मसल्स, तो प्यूपिल का एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, जिसमें प्यूपिल छोटा हो जाता है या डायलेटेड हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मियोसिस, डायलेटेड हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मिड्रियासिस। अब ये मायोसिस और मिड्रियासिस यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन। तो हमारा जो प्यूपिल है वो अकोमोडेट करता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। अगर आप बहुत ही ज्यादा लाइट वाली जगह में चले जाते हो तो इतनी सारी लाइट एकदम से आपके रेटिना को डैमेज कर सकती है। तो प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है ताकि लाइट जो है वो कम एंटर हो। और जब यही हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपने देखा ना, एकदम से आपको दिखना बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो हमारी आंखें होती है वो एडजस्ट करती है और हमें दिखाई देना शुरू होता है उस कमरे में। तो उसका मतलब है कि प्यूपिल एकदम से डायलेट नहीं हुआ, धीरे धीरे प्यूपिल डायलेट हुए, बिकॉज इन अ डार्क रूम वी नीड मोर लाइट टू सी, राइट। तो दैट इज हाउ द प्यूपिल विल अकोमोडेट, और इसको आप लोग क्या बोलेंगे? अकोमोडेशन ही बोलेंगे। एज अ नर्स ये ही एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम लोग टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास इसकी इंटरनल लेयर ऑफ द आई आती है। अगर आप ध्यान से डायग्राम में देखें तो इंटरनल लेयर ऑफ आई को येलो कलर में डिस्क्राइब किया हुआ है, मतलब ड्रॉ किया हुआ है। ये जो येलो पार्ट ऑफ द आई है, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर है, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। निहायत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आई का। और जो रेटिना होता है, रेटिना में एक्चुअली जो ऑप्टिक नर्व की ब्रांचेस हैं वो रेटिना में होती है, और कुछ न्यूरॉन्स भी होते हैं। रोड्स एंड कोन्स नाम के जो सेल्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ये जो सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स, एक तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि हमें देखने में हेल्प करते हैं। तो रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ योर आई, क्योंकि जो भी आप आज देख पा रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, जो कि फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन रेटिना। अभी रेटिना जो होता है वो किससे अटैच होता है? कोरॉइड से। कई बार रेटिना की डिटैचमेंट भी हो जाती है कोरॉइड से। किसकी वजह से? ट्रॉमा की वजह से, या कोरॉइड और रेटिना के बीच में ट्यूमर पड़ गया उसकी वजह से। इस डिसीज कंडीशन को रेटिनल डिटैचमेंट बोला जाता है। अब रॉड्स एंड कोन्स, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रॉड्स का क्या काम होता है और कोन्स का। यूजुअली एग्जामिनर ये पूछता है कि डे लाइट और कलरफुल विजन के लिए कौन से सेल्स होते हैं और नाइट विजन के लिए कौन से सेल्स होते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ इसको याद करने का। C फॉर कोन, C फॉर कलरफुल, C फॉर कोन, C फॉर सेंट्रल। यानी कि जो कोन्स होते हैं वो सेंट्रल विजन और कलरफुल विजन में हेल्पफुल होते हैं, और कलर्स हमें कब दिखते हैं? दिन में। दैट मीन्स जो हमारे कोन्स हैं दे हेल्प इन द डे लाइट विजन, और जो रोड्स होते हैं वो इसका उल्टा, नाइट विजन और पेरिफेरल विजन। हमारी दो तरह की विजन होती है, एक सेंट्रल विजन होती है, एक पेरिफेरल विजन होती है। कैसे टेस्ट करते हैं पेरिफेरल विजन को? आप पीछे से हाथ लेके आओ, ऐसे इस तरह से मूव करो, और इस पॉइंट पे आके देखना सामने है, इस पॉइंट पे आके आपको अपना हाथ जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि मेरी पेरिफेरल विजन इज एब्सोल्युटली ओके। ये उस दिन टेस्ट करते हैं जिस दिन आप ड्राइविंग टेस्ट का लाइसेंस लेने के लिए जा रहे होते हैं, तो लाइट्स फ्लिकर करके टेस्ट करते हैं कि आपको पेरिफेरल विजन आपकी ठीक है कि नहीं। अगर आपकी पेरिफेरल विजन में प्रॉब्लम है तो या तो ग्लूकोमा डायग्नोज होता है या रॉड सेल्स में आपके कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो इस तरह से पेरिफेरल विजन है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो खैर चलिए रेटिना पे आते हैं।
अब जो रेटिना है ना, इसके रॉड्स एंड कोन्स की तो बात हो गई है। रेटिना का जो एक पार्ट होता है उसको हम लोग ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो जहां से एक केनाल बाहर जा रही है, एक पार्ट बाहर जा रहा है आई से, उस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। अब ये जो ऑप्टिक डिस्क है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व एंटर और एग्जिट होती है, और यहीं से हमारी रेटिनल आर्टरी और रेटिनल वेन एंटर और एग्जिट होती है रिस्पेक्टिवली। अब ये जो ऑप्टिक डिस्क होती है, इसमें देखने का कोई काम नहीं होता है, विजन का इसमें कोई काम नहीं होता है, और इसीलिए इसके सेंटर पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता है। ये सिर्फ एक स्पॉट है जहां से ऑप्टिक नर्व एंटर और एग्जिट हो सकती है, और आर्टरी और वेन एंटर और एग्जिट होती है, दैट्स इट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि इसी पॉइंट से सारा सिस्टम एंटर और एग्जिट हो रहा है। यहीं पे आप डायग्राम में देखेंगे कि ऑप्टिक डिस्क से थोड़ा ऊपर एक डिप्रेस्ड एरिया आपको दिखाई दे रहा है रेटिना में, उसको हम लोग बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया, और यही वो एरिया है जो कि बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है आपकी शार्प विजन के लिए। मैकुला ल्यूटिया का बिल्कुल जो अंदर डीपेस्ट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है जो उसका, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। और ये फोविया सेंट्रलिस ही है जहां पे अगर लाइट आपकी गिरती है, लेंस से आर पार होके अगर लाइट जो है वो फोविया सेंट्रलिस के ऊपर गिरती है, तो ही आपका शार्पेस्ट इमेज बनता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को स्पेक्स लगी होती हैं, उनका जो लाइट है वो बेंड होके फोविया सेंट्रलिस पे ना गिर के ऊपर या नीचे गिरती है। तो जितना जितना ऊपर या नीचे गिरेगी, जितना जितना एंगल चेंज होता जाएगा लाइट का, उतना उतना आपके चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा, राइट। अब ये कैसे होता है कि जो लाइट होती है वो जाके मैकुला के ऊपर ही गिरे या फोविया सेंट्रलिस के ऊपर ही गिरे? ये चीज का जो सारा फिजियोलॉजी होता है, वो लेंस की शेप जो है वो डिसाइड करती है। नॉर्मली लेंस जो है ये कॉनकेव शेप्ड ट्रांसपेरेंट चीज है जो कि आपकी आंख के अंदर लगी हुई है। तो बेसिकली जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो इसको हेल्प करती हैं कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होने में, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इमेज, जैसे कि आप पास में देख रहे हो या दूर देख रहे हो। तो जैसे लेंस एडजस्ट करता है ना कैमरे का, सेम वैसे ही आपका जो आई का लेंस है वो एडजस्ट करता है। दिस इज अ बेस्ट कैमरा विच इज बीइंग गिवन बाय गॉड इन योर आईज। अब जो लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। ट्रांसपेरेंट बोले को तो शीशे की तरह आर पार, ठीक है, जैसे पानी होता है ना साफ, बिल्कुल वैसे। ये लेंस प्रोटीन का बना हुआ होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर उम्र के साथ, लाइक विद एज या किसी भी और डिसीज कंडीशन की वजह से इस लेंस के ऊपर व्हाइट कलर के प्रोटीन डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको दिखाई देना कम हो जाएगा ना, धुंधला दिखेगा। आप इमेजिन करके देखिए कि आपके चश्मे लगे हुए हैं और उस चश्मे के ऊपर कोई दूध गिरा दे, तो आपको किस तरह से दिखाई देगा? ऐसा ही दिखाई देता है कैटरैक्ट वाले पेशेंट को। जब हमारे लेंस के ऊपर व्हाइट कलर के प्रोटीन्स डिपोजिट होते हैं, तो ऑब्वियसली जो लाइट होती है वो पूरी तरह से लेंस से आर पार होकर रेटिना तक नहीं जाती है। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स को पूरी तरह से वो जो लाइट है नहीं मिल रही, तो जितनी मिल रही है उसी हिसाब से इमेज को प्रिडिक्ट करेंगे। तो जो कैटरैक्ट वाला पेशेंट होता है उसको जो कलर होते हैं वो लाइट दिखाने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेंस है उसके ऊपर धुंध जमी हुई है ना, द व्हाइट कलर्ड प्रोटीन डिपोजिट्स आर there on the lens. That's why the patient is not able to see clearly and this is called as cataract. आपको एक चीज मालूम है, इंडिया में सबसे होने वाली कॉमन सर्जरी जो है दैट इज अ कैटरैक्ट सर्जरी, और सबसे ज्यादा कैटरैक्ट का रीजन होता है सेनाइल कैटरैक्ट, दैट इज रिलेटेड टू एजिंग। हालांकि कैटरैक्ट जो है वो रूबेला इन्फेक्शन अगर किसी बच्चे को मदर के पेट में हो जाती है उसकी वजह से, डायबिटीज की वजह से या ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। अब इसके साथ साथ ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे एक्वस ह्यूमर के बारे में पहले। हम अब 3 लेयर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आउट लेयर स्क्लेरा, स्क्लेरा के बाहर कॉर्निया, और स्क्लेरा के नीचे कोरोइड, और कोरोइड के नीचे रेटिना, और रेटिना के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप ये सुनिए कि जो आई है, क्योंकि मैंने बोला कि 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, एंटेरियर और पोस्टीरियर चैम्बर। अब जो एंटेरियर चैम्बर होता है उसमें एक्वस ह्यूमर होता है। ये एक्वस ह्यूमर जो है प्रोड्यूस तो करती है आंख, लेकिन इसको ड्रेन भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप लगातार एक फ्लूइड को प्रोड्यूस कर रहे हो तो फिर तो आईओपी इंक्रीज हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म है। यही एक कैनाल होती है विच इज कॉल्ड एज कैनाल ऑफ श्लेम। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको दिख जाएगी, देर इज वन कैनाल विच इज कॉल्ड एज कैनाल ऑफ श्लेम विच कवर्स द इंटायर डायमीटर ऑफ द आई। अब ये जो कैनाल ऑफ श्लेम होता है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन आउट होकर आपकी सर्कुलेशन में चला जाता है। अगर यही कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो जाती है, मानो कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी ट्यूमर की वजह से अगर कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो जाती है, आउट ग्रोथ या ओवर ग्रोथ किसी भी चीज की हो गई,
तो ये जो एक्वस ह्यूमर है ये आपके एंटीरियर चैम्बर में रुकना शुरू हो जाएगा और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर विल बी मोर देन 21 mm ऑफ एच जी, क्योंकि आपकी सिलियरी मसल्स तो बना रही है एक्वस ह्यूमर, वो निकल नहीं पा रहा है कैनाल ऑफ श्लेम से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो क्योंकि कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक है और एक्वस ह्यूमर लगातार प्रोड्यूस हो रहा है तो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर विल बी मोर देन 21 mm ऑफ एच जी एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एंड दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ओके तो अगर कोई पेशेंट एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा से आपके क्लिनिकल्स में आता है तो एक ही चीज हो सकती है, दैट इज इमीडिएट सर्जरी करके एक्वस ह्यूमर को ड्रेन किया जाए, दैट द सर्जन विल डू। लेकिन आपको एज अ नर्स पता होना चाहिए दैट दिस इज एन इमरजेंसी। ओके और इसके साथ साथ ऐसा है कि जो पोस्टेरियर चैम्बर है आई की, अब उसमें होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो होता है ये एक जेली जैसी सब्सटेंस है और विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है, ये ना आपकी जो आई है उसको एक शेप देने में हेल्पफुल होता है, इसका और कुछ खास काम नहीं है। दिस विल प्रोवाइड द शेप टू द आई और एक्सटर्नल ब्लो से आई को प्रोटेक्ट करता है, पर्टिकुलरली रेटिना। तो ये इसका काम होता है और वैसे भी ये क्लियर होता है तो जो लाइट होती है वो बड़ी आसानी से इसके थ्रू ट्रेवल करती है और मैकुला ल्यूटिया पे जाके गिरती है। तो ये एक ब्रीफ एनाटॉमी हो गई आई के इनर स्ट्रक्चर की। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, एक और लेयर होती है आपकी आई में विच इज कॉल्ड एज कंजक्टाइवा। ये कंजक्टाइवा कहाँ पे होता है, अगर आप अपनी आईलिड को लोअर करेंगे तो जो अंदर वाला एरिया होता है आईलिड के अंदर, इसको हम लोग कंजक्टाइवा बोलते हैं। आपने बहुत बारी कंजक्टिवाइटिस नाम की बीमारी के बारे में सुना होगा। अब जो कंजक्टिवाइटिस होती है व्हाट इज दैट, कंजक्टिवाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, वायरस किसी भी ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। तो इसको हम लोग पिंक आई या रेड आई नाम की डिसीज से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ एक लैक्रिमल ग्लैंड भी होती है जो कि आई में टीयर्स प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। ये हम सब नर्सिंग स्टूडेंट्स को पता है कि हमारी जितनी भी बॉडी सिक्रीशंस है उनमें IgA होते हैं और वैसे भी जो टीयर्स होते हैं वो हमारी आंख को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करते हैं। जिन लोगों को ड्राई आई की समस्या होती है उनकी लैक्रिमल ग्लैंड अच्छे से टीयर प्रोड्यूस कर नहीं पाती, जिसकी वजह से उन्हें रेगुलरली रीहाइड्रेट अपनी आई को करना पड़ता है विद द रिफ्रेश टीयर्स। ओके तो ये तब होता है जब आपकी लैक्रिमल ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। देखिए हमारी आई की बाइनोकुलर विजन होती है, इसका मतलब क्या है कि दोनों आईज एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कैमलियन की तरह एक आंख से एक ऑब्जेक्ट देखें और दूसरे आंख से दूसरा ऑब्जेक्ट, ऐसे हम नहीं कर सकते। हमें अगर डेप्थ परसेप्शन करनी है और डिस्टेंस परसेप्शन करनी है तो हमें दोनों आंखों को एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। जब ऐसा नहीं होता है तो उस चीज को हम लोग स्ट्रेबिस्मस, स्क्विंट या लेजी आई का नाम देते हैं विच इज ऑल्सो अ डिसीज। अब जो हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं, देयर आर 6 पेयर्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो कि आपकी आई की लेफ्ट राइट अप डाउन टुवर्ड्स द नोज इधर उधर वो सब मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं। इनमें से कोई भी एक मसल जब वीक हो जाती है तो भेंगेपन की समस्या आती है विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेबिस्मस, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी। ओके इसके साथ साथ ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है जो कि हमारी आई को ब्लड सप्लाई देती है और ऑप्थेल्मिक वेन है जो कि आई से ब्लड को ड्रेन करके लेके जाती है, राइट। तो दिस वाज अ ब्रीफ एनाटॉमी ऑफ द आई। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि आई के डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को वॉच करते रहिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिए और वो ये है कि रेड रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है। सब लोग लिखिए नीचे कि रेड रिफ्लेक्स टेस्ट किस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल और मिलती हूं मैं आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो में अगली बारी। और प्लीज ये भी जरूर लिखिए कि कौन सी वीडियो नेक्स्ट मैं बनाऊं, कौन सी एनाटॉमी आप सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।